बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज लाहौर का दौरा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से उनकी मुलाकात हुई, मेंबरान असम्बली से भी मुलाकात हुई। कुछ गिले शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो भी उन मेंबरान की तरफ से सामने आए। किसी का गिला ये था कि बुज़दार साहब जो हैं वो कम मिलते हैं, कम मुलाकात करते हैं। किसी ने शिकायत की कि उनके इलाके में बिजली नहीं है। सो ये वो चीज़ें थी जो जिस हवाले से मेंबरान जो हैं वो बड़े अरसे से वज़ीर आज़म साहब से मिलना चाह रहे थे। लेकिन इस सब में सबसे बड़ी बात यह हुई कि कल तक जो वज़ीर आला पंजाब साहब के हवाले से ख़बरें आ रही थी, कुछ अफवाहें थीं, वो काफ़ी हद तक कम हुई या दूर हो गई, क्योंकि आज वज़ीर आज़म ने बुज़दार साहब पर एक बार फिर से एतमाद का इजहार किया और ये भी कहा कि बुज़दार साहब ही पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे। कल तक हम 3 नाम भी सुन रहे थे कि बुज़दार साहब को रिप्लेस करने के लिए उन नामों पर गौर किया जा रहा है, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने जो सिस्टम की ख़राबी है उसका एक बार फिर से जिक्र किया। ये भी कहा कि पंजाब में जो निचली सतह की करप्शन है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी है, उसके लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें आज हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की तरफ से भी बाकायदा तौर पर पंजाब को लेकर एक लंबी चौड़ी चार्जशीट जो है वो पेश की गई है और ये कहा गया है कि वहाँ पर सेहत के और तालीम के और दीगर तमाम शोबों में तबाही मचा दी गई है। एहसन इकबाल साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में हुकूमत बनाना हमारा हक था और दबाव के ज़रिए और हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए हमारे अरकान को रोका गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करें। सो अब ये तहरीक जो है वो किस नौइयत की होगी, किस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ जो है वो पंजाब को बचाने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि अब हम खामोश तमाशाई नहीं बन सकते, इस पर बात होगी। और दूसरी तरफ एक और बड़ा अहम मामला जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है इस हुकूमत पर, वो है कुलभूषण यादव का मामला, जिस पर कहा जा रहा है कि उसको दूसरी बार काउंसलर रसाई तो दी गई और फिर जो एक ऑर्डिनेंस जो है वो सामने लाया गया जिसमें ऑब्वियसली उसको अलाउ किया जा रहा है टू फाइल रिव्यू प्ली, बट इस पर पार्लिमान को जो बाहर रखने का मामला है, लूप में ना लिया जाना, उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी तरफ से ये ट्वीट बाकायदा किया गया कि व्हाट इज द सीक्रेट कुलभूषण यादव ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर सिलेक्टेड गवर्नमेंट विदाउट टेकिंग द कंट्री और पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस, एब्सोल्युटली आउटरेजियस, वी डिमांड आंसर्स एंड अकाउंटेबिलिटी, येट अनदर रीजन व्हाई दिस प्राइम मिनिस्टर मस्ट गो। और इस पर हुकूमत जो है वो पार्लिमान को कॉन्फिडेंस में लेने का इरादा रखती है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और अवाम के लिए जो मुश्किलात हैं उनमें क्या इजाफा हुआ है वो भी आपको बताते हैं। ताजिर एक तरफ सड़कों पर हैं, वो कह रहे हैं कि औकात जो हैं दुकानें खोलने के वो बढ़ाए जाएं क्योंकि उनका कारोबार जो है वो मुतासर हो रहा है। आटे की कीमत वो बढ़ गई है, चीनी की कीमत भी बढ़ गई है, अद्वियात जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है और इन अद्वियात में याद रहे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स भी शामिल हैं, ज़िंदगी बचाने वाली जो अद्वियात हैं वो भी शामिल हैं। सो महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी तरफ जो बिजली के बिलों में 35 रुपए पीटीवी की फीस के तौर पर काटे जाते थे, उसको भी अब 65 रुपए मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया है और वो फीस जो है वो 100 रुपए की जा रही है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के MNA हैं। चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और सदाकत अली अब्बासी साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तीनों का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। चौधरी मंजूर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पंजाब में क्या हालात क्या हैं? कल तक जो है बुज़दार साहब के जाने के हवाले से एक बार फिर अफवाहें गर्दिश कर रही थीं। आज वज़ीर आज़म ने उन पर दोबारा एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। अरकान से भी उनकी मुलाकात हो गई, लेकिन PMLN जो है वो तो पंजाब बचाओ तहरीक चलाने पर भी गौर कर रही है। क्या पीपल्स पार्टी भी कोई ऐसा इरादा रखती है? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात यह है कि देखें जो पंजाब की हालत है वो तो आपके सामने है। पंजाब का 483 अरब रुपया डिविजिबल पूल से कम मिला पंजाब को। पंजाब का चीफ मिनिस्टर कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद 23% टैक्स कम इकट्ठा हुआ है, ये उसकी कारकर्दगी है। लाहौर में कल मैं पढ़ रहा था कि सिर्फ 1 साल के अंदर 21% स्ट्रीट क्राइम और इनमें जुराइम में इजाफा हो गया है और बाकी चीज़ें आपके सामने हैं।
अब सवाल ये है कि क्या इसका जिम्मेदार उस्मान बुज़दार है? उन्होंने ये भी कहा कि इसका ताल्लुक पसमानदा इलाके से है। पसमानदा बुरी बात है, लेकिन पसमानदा होना बुरी बात है, और उनकी जो पसमानदगी है वो आपको हर पहलू पे नजर आती है। लेकिन मैं अगर आपको ये गुजारिश करूं कि उसको अब पीटीआई वाले दोस्त गुस्सा भी कर लेते हैं। मुझे किसी ने बड़े सोर्स वाले बंदे ने बताया कि खान साहब को ये बताया गया है कि जो उस्मान बुज़दार है वो आपके गिर्द हिसार है, और अगर वो टूटा तो फिर आप तक लोग आ जाएंगे। सो इसलिए हिसार नहीं पंजाब का जो मर्जी हाल हो जाए, बुरा हाल हो जाए। दूसरी मेरी गुजारिश वैसे चौधरी साहब, अब ये हिसार इस कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है कि पॉलिटिकली भी चीजें जो हैं वो बड़ी तब्दील हो जाती हैं। पंजाब जैसे बड़े सूबे में अगर आप इतनी बड़ी सियासी तब्दीली लाएंगे तो विफाक उससे बचकर तो रह नहीं सकेगा। उस तब्दीली के कहीं ना कहीं असरात उधर भी आएंगे। नहीं, मैं उसको यही समझ रहा था कि शायद सियासी हिसार की बात कर रहे हैं। उनका ये सियासी हिसार की बात नहीं है, लेकिन आप किस और हिसार की बात कर रहे हैं? ये प्राइम मिनिस्टर को कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट दे रहे हो, ये तो उल्टा बोझ है वजीर आजम पे। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार का या जो केपीके में उस्मान बुज़दार प्लस बैठाया हुआ है वो जिम्मेदार नहीं है, इमरान खान जिम्मेदार है ये सारी जो तबाही है। लेकिन उस पे सिर्फ इतना कहना है कि आज मैं भी एहसन इकबाल साहब की बात सुन रहा था, पंजाब बचाओ तहरीक। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ये उनका हक है, वो बेशक लाहौर बचाओ तहरीक शुरू कर दें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान बचाओ की बात इस वक्त कर रही है। बुज़दार के चले जाने से, रहने से, जो बुज़दार के खिलाफ जो बेचारे के खिलाफ अफवाहें थी वो भी अंदर से थी, बाहर से नहीं थी। ये अंदर से पीटीआई की ख्वाहिशात थी, जो मुख्तलिफ लोग थे। नून लीग तो कभी नहीं चाहेगी बुज़दार जाए, और काफ लीग भी नहीं चाहेगी। नून लीग इसलिए नहीं चाहेगी, जो कुछ वो कर रहे हैं वो तो सभी के फायदे में है। काफ लीग इसलिए, अगर परवेज लाइन नहीं आता तो बुज़दार बैठा रहे, उन्हें क्या तकलीफ है? दो ही बड़ी पार्टी है। मैं राना साहब आपसे जानना चाहूंगी, जो पंजाब बचाओ तहरीक चले, चौधरी साहब ने तो अपनी जमात का मौक़िफ़ दे दिया कि हम तो अगर कोई तहरीक चलाते भी हैं तो पाकिस्तान बचाओ तहरीक होगी, लेकिन पंजाब के हवाले से आज अब PMLN जब ये बात कर रही है कि उस टाइम पे हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हुकूमत बनाना हमारा हक था, पंजाब में हमारे लोगों को दबाव में लाया गया, हॉर्स ट्रेडिंग की गई, PTI ने अपनी हुकूमत बनाई, और आज बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस के बाद किस किस्म की, किस नौयत की आप ये पंजाब बचाओ तहरीक चलाने जा रहे हैं? सादिया, जो चौधरी साहब ने एनालिसिस किया है मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ठीक है। ये बुज़दार साहब जो हैं वो एक इंस्टिंक्ट है प्राइम मिनिस्टर के अंदर कि मैं खुद हुक्मरानी करूँ पंजाब की। ये उनकी ख्वाहिश है, बहुत बड़ी। चीफ मिनिस्टर तो बन नहीं सकते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के वो स्टेचर समझता है, मेरा कार्ड प्राइम मिनिस्टर का है, तो वो चीफ मिनिस्टर तो ना बने, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बंदा बना दिया जो पसमानदा इलाके से तो जरूर है, लेकिन वो ज़हनी तौर पर भी इतनी पसमानदगी है कि अगर मैं बात करूंगा तो मुनासिब नहीं। ये उनके MNA हैं ख्वाजा शराज साहब तोसा से, उनसे या पहले जो जब हमारा टिकट ये होल्डर था, आपको पता ये उस्मान बुज़दार पहले 2013 में हमारा टिकट होल्डर था नून का, तो लॉस्ट द इलेक्शन फ्रॉम PPP। तो ये अमजद तोसा साहब हैं, उनके नीचे ये खड़ा था नून की तरफ से। तो उनसे जरा दास्तान सुन लें। कोई एक आम वर्कर भी इतनी ज़हनी पसमानदगी नहीं रखता जितना ये उस लेवल पे, क्योंकि वो मुझे सुनाते हैं वो जेब नहीं देती इस TV पे उस लो लेवल की बात चली जाए कि क्या क्या ये इनकी हरकत थी, या तहसील नाज़म थे तो ये क्या करते थे, तो वो बात अपनी जगह। लेकिन मैं ये बात जो आपने कहा है कि पंजाब बचाओ तहरीक, तहसील नाज़िम थे तो आप कह रहे हैं कि तब भी ये डिलीवर नहीं कर पाए, और जो फाइनेंशियल साइड है, या मैं उस पर नहीं करना चाहता कि किस लेवल की जानकारी भी उस तरह नहीं करते। ये उनसे पूछे ना, ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लें कि वो क्या सुनाते हैं कहानियां। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ, जो आपने सवाल किया है, वो देखें सर ऑफ द रिकॉर्ड वो हमें ये थोड़ी बताएंगे कि हाँ जो आप बात कर रहे हैं कोई करप्शन की या डिलीवर ना कर पाने की, वो थोड़ी मानेंगे ऑफ द रिकॉर्ड भी। वो बताते हैं, हम बताते हैं, हमें बताते हैं। अच्छा, क्या ये इस तरह था, ठीक है। और 2013 में आपके भी कैंडिडेट रहे?
मेरे कहने हमारे कहने ये तो सल्फी उतर आते थे जब शहबाज शरीफ साहब डेरा गांधी जाते तो ये सल्फी इनकी ख्वाहिश होती थी उतर जाए हमारियों के साथ। चले छोड़े, ये अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला जिसको दे। लेकिन मसला ये है कि ये अपनी जगह उस्मान बुज़दार जो हैं आसार हैं, लेकिन एक बात यह है कि पंजाब को तबाह होता हुआ हम नहीं देख सकते। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी साहब वाली बात ठीक है कि हमें तो सूट करता है ये उस्मान बुज़दार कि ये इसकी परफॉर्मेंस जीरो है और हमारे लिए लोग देखते हैं और वो आज नून को याद कर रहे हैं। अगर इन्होंने कोई ब्रेन वॉशिंग की भी लोगों की नून के मुतल्लिक या लीडरशिप के मुतल्लिक, तो आज वो एक एक चीज भूल गए हैं और वो जो 3 साल इन्होंने लगाए रात दिन आपके जरिए कि जी पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया, आज मुंह बोलता सबूत है। पंजाब के मोटरवेज, पंजाब के हाईवेज, पाकिस्तान के लेवल पे तो मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ। आप आए फार्म टू बाकी रोड जो है वो जाके देखें किस तरह की हैं, स्कूल किस तरह बने हैं, किस तरह अपग्रेड किए हैं, किस तरह हॉस्पिटल अपग्रेड किए हैं, किस तरह लोगों को खुशहाली थी या किस तरह ये सिस्टम। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा था जो अभी चौधरी साहब ने कहा कि इतनी परसेंटेज क्राइम बढ़ गया, स्ट्रीट क्राइम छोड़ के। मैं आपको बताऊं एमपीए का घर लूट लिया गया है, एक चीज नहीं छोड़ी। ये आप देखेंगे तो मेरे इलाके में हर रोज कत्ल गारत होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हर रोज वहां कब्जे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और एमपीए एमएनए इनके पोस्ट के पीछे है। तो ये एमएनए एमपीए का ये एक बना हुआ है, एक मिट्टी का बुत जो एमएनए एमपीए कहता है। यहाँ से पटवारी भी हो रहे हैं चीफ मिनिस्टर हाउस से कि यहाँ से ये जाते हैं फोन के इस पटवारी को उधर लगा दो, इस सब जो होते हैं रजिस्ट्री करने वाले उनको लगा दो। और मैं करप्शन है तो वो इत्तेहाद ही है। लेकिन मैं यानी वो जो हिसार की बात की आप भी एग्री कर रहे हैं चौधरी साहब से कि ये नहीं उन्होंने और कंटेस्ट ये जो ताबेदारी वाला क्राइटेरिया है वो भी सामने रखा गया है क्योंकि पंजाब जैसे सूबे के अंदर अगर वाकई फिर तगड़ा आदमी आ जाए। मेरी सादिया बात सुनने बड़ी जरूरी है कि जो इन्होंने हिसार की बात की है, इन्होंने गोलमोल इधर उधर तरोड़ मरोड़ के बात की है, ये उनको बता दिया है किसी ने, क्योंकि वो बड़ा सुपरस्टिशियस किस्म का आदमी है प्राइम मिनिस्टर। वो जो उसकी हरकत है या जिस तरह बिलीव करता है वो समझता है कि अगर किसी ने इसको कहा हुआ है कि ये स्पिरिचुअली या दूसरी के तरीके से कि अगर उस्मान बुज़दार गया ना तो आप चले जाएंगे। तो उस्मान बुज़दार के आप अगर अपनी पार्टी से कोई तगड़ा आदमी लगाते हैं जो डिलीवर कर रहा है तो कैसे जाएंगे, वो तो और इसको स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर मैं बताऊं राइट सर, गॉट योर पॉइंट। अभी अब्बासी साहब भी बताएंगे। अब दो चीजें हो गई ना, दो चीजें हो गई अब्बासी साहब के। एक तो ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि बुज़दार साहब की पंजाब जैसे सूबे में, इतने बड़े सूबे में परफॉर्मेंस या उनकी डिलीवरेंस का हाल ये है कि हमारे वैसे भी एक रिवायत है ना कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं यार वो पहले वाला ही अच्छा था, फिर इससे पहले तो अब शहबाज शरीफ साहब को लोग याद करने लग गए। राना साहब ने भी बड़ी लंबी चौड़ी तफसील बता दी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के सुपरस्टिशियस होने से और बुज़दार साहब के रहने से और इमरान खान साहब के रहने से इन चीज़ों का क्या ताल्लुक है, क्या लिंक बन रहा है? सादिया बहुत शुक्रिया। ये दोनों जो पॉलिटिशियंस हैं मेरे सीनियर्स हैं, लिहाजा इनका शख्सी एहतराम के साथ साथ बड़ा वाज़े हो गया है कि पीपल्स पार्टी की सियासत क्या है और नून की सियासत क्या है। आपने जब सवाल किया पंजाब का तो पीपल्स पार्टी ने कहा हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं। जब आपने इनसे सवाल किया, सीधी सीधी बात है, दोनों पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट होकर इमरान खान की करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, लीडरशिप और इनके केसेस और बदनामी और जो पॉलिटिकल इनका एक दिवालियापन है उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून बैक टू 1990s जाग पंजाबी जाग जो तेरी पग नू लग गया दाग, उधर चलेगा मरसों मरसों सिंध न देसों। इसकी वजह क्या है? पीपल्स पार्टी सवाए सिंध रूरल के कहीं नहीं है, फारिग हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून पश्तून बेल्ट में फारिग, उर्दू स्पीकिंग बेल्ट में फारिग, सिंधी स्पीकिंग बेल्ट में फारिग, सराइकी स्पीकिंग बेल्ट में फारिग, इधर पटवारी बेल्ट में फारिग, सिर्फ सेंटर पंजाब में रह गया है। अच्छा। ये वोटर को तस्सुब फैला के अब अट्रैक्ट करना चाहते हैं। दोनों का नारा बड़ा क्लियर है। उसकी वजह क्या है? बड़े मियां साहब चले गए, इन्होंने कस्में खाई थी वापस आएंगे, वो वापस ही नहीं आ रहे। छोटे मियां साहब यहां आए, चुप हैं। मरियम साहिबा चुप हैं। आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंधेरा है, केसेस की लाइन है, क्रेडिबिलिटी सिफर है, 4 बंदे निकाल नहीं सकते। तो इनको बुज़दार बुरा लगेगा क्योंकि इसने पंजाब का नारा लगाना है। इनका चलता कुछ नहीं है। तो बेसिकली दिस इज देयर पॉलिटिकल क्या कहना चाहिए, बैंक्रप्सी और दिवालियापन।
तो ये जो बातें करें, कोई पब्लिक में कनेक्ट नहीं है, 4 बंदे निकाल नहीं सकते, इनको बुजदार बुरा लगता है। इनको अगर कारकर्दगी देखनी है, कराची डूबा हुआ पानी में, गर्मियों में पानी पीने को नहीं है, सर्दियों में लोगों के तो अभी जो पंजाब बचाओ तहरीक शुरू कर दी पीएमएलएन ने, सड़कें टूटी हुई हैं, गाड़ी है कोई नहीं, तमाम नालों पे पीपल्स पार्टी के लोगों का कब्जा है। अच्छा। ये क्या बात करेंगे बुजदार की? 13 साल की सिंध की गवर्नेंस सिवाय करप्शन के, लूट मार के कुछ भी नहीं है। आज कराची के विजुअल देख के दिल फटता है कि ये पीपल्स पार्टी सर, आपके तो अपने लोग जिसका सिर्फ बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू में उन्होंने क्या बात की कोई इशू थी पंजाब के लिए या उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से? वो उस तरह तो मुस्लिम लीग नून के लोग आके बुजदार की तारीफें कर रहे हैं, वो तो कहते हैं हम नून में पीटीआई में आएंगे। इनका देखे ना मसला क्या है, दिवालियापन है, ये मजहबी कार्ड, कभी मंदिर की बातें, कभी सूबों की बातें, कभी जुबान की बातें, कभी गंडे तावीजों की बातें। सियासत इनकी खत्म हो गई है, ऐसी बातें करेंगे। मेरे दोनों भाई काबिल एहतराम हैं, इनकी शख्सियात का एहतराम है, लेकिन पार्टियां इनकी फारिग हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी 1200 वोट लेती है। अच्छा। भुट्टो के दौर में ये लाखों वोट लेते थे। मुस्लिम लीग मुझे बताए कि नॉन पंजाबी स्पीकिंग जगह पे इनके पास 2 वोट नहीं, पंजाब की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है, डिलीवरेंस बुजदार साहब की तरफ से जा सूबे में। मुझे एक ब्रेक लेनी है अब्बासी साहब, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अवाम के हवाले से जो हम बात कर रहे थे इंट्रो में कि महंगाई कहाँ किस चीज़ में होने जा रही है, तो उसमें सबसे पहले तो ये कि हुकूमती दावे ये थे कि आटे और चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन आटे की कीमत जो है वो 67 रुपये फ़ी किलो हो गई है। और जो आटा चक्की मालिकान हैं उनकी तरफ से भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गंदम की कीमत जो है वो बढ़ गई है। फिर एक हफ़्ते के अंदर चीनी की कीमत में 2 रुपये 36 पैसे फ़ी किलो इजाफा हुआ है। और गुज़श्ता अगर हम 2 हफ्ते या 15 दिन में देखें तो चीनी की जो कीमत है वो 4.5 रुपये फ़ी किलो जो है वो बढ़ी है। और जबकि दूसरी तरफ आपको याद होगा कि जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आई उसके बाद ये कहा गया था कि चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी या कम की जाएगी, और उसमें हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा जारी है दावों के बरअक्स। साथ ही साथ अद्वियात के हवाले से भी हम आपको बताएं कि ये बाकायदा तौर पे जो तरमीम शुदा ड्रग प्राइस पॉलिसी है उसमें ये कहा गया है कि उसके मुताबिक 60,000 से ज़ायद जो अद्वियात हैं उनकी कीमत में 10% तक इजाफा होने जा रहा है। और इसमें 472 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जान बचाने वाली अद्वियात हैं, जिनकी कीमतों में महंगाई की शरह के लिहाज से 70% इजाफे का फैसला किया गया है। ये वो चीज़ें हैं जो आवाम को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। दूसरी तरफ ताजरों की हड़ताल जारी है, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन जो है वो उनकी हड़ताल जारी है। एक बार फिर से पेट्रोल की किल्लत का सामना जो है वो कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। चौधरी साहब, पंजाब बचाओ तहरीक आप नहीं चलाते, ना चलाएं, लेकिन एक तहरीक इन इश्यूज़ पे जो कि रियल इश्यूज़ हैं जो आवाम को डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, उस हवाले से एक तहरीक चला लें। जी बिल्कुल, हमारा तो यही एजेंडा है। देखिए इनका अलमिया क्या है, ये जिस चीज में खैर से हाथ डालते हैं, अपना दस्ते मुबारक जिस चीज में डालते हैं उसको और तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये आपको याद होगा गैस का क्राइसिस इस मुल्क में पैदा हुआ था, ये गैस का क्राइसिस ठीक करने गए थे, उसकी कीमतें बढ़ा दी और वो जायद बिल भेजे थे जो आज तक वापस नहीं हुए। फिर बिजली का क्राइसिस हुआ तो बिजली की कीमतें बढ़ा दी। फिर चीनी की कीमत, चीनी की 20 रुपए कीमत में इजाफा हुआ था तो उसमें कमेटी बनी तो 80 रुपए होगी। फिर कमेटी की रिपोर्ट आई तो 85, कमीशन की रिपोर्ट आज 90 रुपए है। आटे की कीमत देख लें, ये रोज यहाँ पे बढ़ के मारते थे 68 रुपए, इसका मतलब है 1360 रुपए का 20 किलो का थैला हो गया, वो हो गया। अब दवाइयों की कीमतें पहले 300 से 500% बढ़ाई, आज फिर 10% का आ गया है। अच्छा, फिर आप पेट्रोल देखिए, 25 दिन नहीं मिला, 25 रुपए कीमत में इजाफा हुआ, 25 मिनट बाद सारी जगहों पे अवेलेबल था। अब कराची की जो बिजली नहीं आ रही उसका भी हाल वजीर आजम ने बुलाकर उनको कहा कि आप बतदरीज इसमें इजाफा कर लें, आप आटा, दालें, चीनी, घी, कोई चीज उठाकर देख लें, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। और ऊपर से बेरोजगारी है, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ से ज्यादा और बेरोजगार कर दिया है। और इनसे पूछो तो ये बस कहानियां, पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं। इस मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, लोगों से जो है चीजें, आम रूटीन की चीजें रोज नहीं खरीदी जा रही, और वो लोग किधर जाएं?
इनको कोई इस बात की फिक्र नहीं है और ये जल्दी से कहेंगे आप 1280 अरब रुपया हमने दे दिया। किसको दे दिया भाई? ये पहली बार है। कल वजीर खुराक कह रहे हैं खड़े होकर फूड सेफ्टी की, ये अजूबा है कि हमने जुलाई के अंदर ही जो गंदम के जखायर वो अजरा कर दिए। तो ये अजूबा, अगर वो कह रहे हैं अजूबा है, मुझे वो खुद हैरान हो गए। बिल्कुल फखर इमाम साहब, उन्होंने कहा इतनी गंदम आई, पता नहीं कहां चली गई। द मोस्ट सीनियर पर्सन वो कह रहे हैं कि ये एक अजूबा है, मेरी जिंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं है। और इनकी, मैं समझता हूं कि मेरी सियासी जिंदगी में जो ये हरकत हो रही हैं ये कभी इससे पहले नहीं हुई। और इस पे मैं आपकी बात को एग्री करते हुए मैं ये यहाँ पे कहना चाहता हूं कि अगर हमने सियासी पार्टियों ने अपनी जिम्मेदारी अदा न की तो लोग इंतजार नहीं करेंगे, लोग इस जिल्लत की जिंदगी में मजीद नहीं रह सकते। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सवाए इसके कि ये तूफान बदतमीजी खड़ा कर देता है। ये जो वो 200 अरब डॉलर वाला वजीर था इनका, वो जो जिसने लेकर आने थे, अपनी जाली डिग्री निकल आई है, अपने वालिद साहब को उसने जाली वीजे पे भेजा है, उसका 118 अरब रुपए का, जिसकी सबसे अच्छी कारकर्दगी थी, अनर्थ हुआ है पाकिस्तान पोस्ट के अंदर स्कैंडल। यानी कोई 100 अरब से कम का तो स्कैंडल इनके मुंह पे ही नहीं पड़ता। अब जिसमें चले जाए है ही नहीं। अच्छा चलें, अब लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये तहरीक अगर ऑब्वियसली अवाम के मसाइल जो हैं वो इसी तरीके से बढ़ते रहे, एंड ऑब्वियसली राना साहब यू वुड आल्सो एग्री कि असल चीजें ये हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हम यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम्स करते हों तो असल इशूज ये आते थे कि जी महंगाई बहुत ज्यादा है, तो उस पर ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी पे उसी तरीके से तनकीद होती थी। आप लोगों की हुकूमत में ऐसे मसाइल आते थे तो आप लोगों पर होते थे, और अब PTI के हवाले से ये जो चीजें सामने आ रही हैं, सो इस पे आप लोगों का क्या लाहेअमल है, ऑपोजिशन की क्या स्ट्रेटजी है कि यहाँ पर हुकूमत को जिस भी तरीके से दबाव डाल के पार्लियामान के बाहर कि ये जो चीजें जिन पर अवाम रोज गिले कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, PTI के जो वोटर्स हैं वो बाहर आके बात कर रहे हैं, उस पे तो उनको वापस लाएं कि ये फैसले तो वापस लें, क्योंकि ये तो आपने कहा था कि हम आपके मंशूर का हिस्सा है कि इन चीजों पर तो एटलीस्ट आप रिलीफ देंगे अवाम को। देखिए सारिया, बात यह है कि हमारी तो सोच ये है कि इनफ इज इनफ, कि 2 साल दिए हैं कि शायद ये अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें, अपनी पॉलिसीज ठीक कर लें। इनको शायद पहले ये अनाड़ी थे, नासमझ थे, नलायक थे, तजर्बा नहीं था, जो कुछ भी है वो खुद कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था हमें गवर्नमेंट मिल जानी है, ये पता नहीं कौन सी मखलूक ने इनको आके तो गवर्नमेंट दे दी, कोई ऊपर से लोग आए हैं, किधर से आए हैं, तो वो ये मानते थे। फिर इन्होंने बड़े एक्सपर्ट बाहर से लाए और इलेक्टेड लोगों को छोड़ा, अपने लोगों को जो पल्स होती है अवाम की उनको पता होता है, लेकिन इलेक्टेड लोगों को छोड़ के इन्होंने कोई टेक्नोक्रेट्स या प्रोफेशनल लोग लेके आए। ये परफॉर्मेंस आपके सामने है, लेकिन इनफ इज इनफ। अब हमें 2 साल बाद डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। ये इस तरह की अफरा तफरी तो कभी दुनिया में नहीं देखी कि आप, मेरा मतलब इसे राज कहते हैं कि नोटिस ले लिया प्राइम मिनिस्टर ने, सुबह उसके मुंह पे तमाचा होता है उस प्राइम मिनिस्टर के, चीफ एग्जीक्यूटिव के, कि 55 रुपया की चीज जो है वो 85 ये भी बताएं कि क्या इसके अलावा ऑप्शन है कोई हुकूमत के पास? ये जो चीज़ें अशिया की हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन आ जाता है, वो कहते हैं इकॉनमी की हालत बहुत बुरी है, क्या वाकई ये दुरुस्त है? इन हालात में ये कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर है या वाकई ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है हुकूमत के पास? ये बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है, ये एक्सक्यूज है। कभी ये कोविड-19 जो है कोरोना, ये तो मार्च में आया है, अब ये कहते नहीं कोरोना की वजह से है, लेकिन अगर मार्च से पहले आप इनके स्टेट बैंक के आप सर्वे देखें या उनकी जो पीरियडिकल आती है कोई रिपोर्ट वो देखें, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री की रिपोर्टें देखें, तो पहले तूफान मचा हुआ था। ये तो अब हुआ है ना, क्या कोरोना का इसके साथ अलग है कि भाई पेट्रोल जो हो गया है वो 25 दिन मिला नहीं? सर कोरोना की वजह से नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जो है, जो असद उमर साहब की वजारत है, उनकी तरफ से, उनकी वजारत की तरफ से एक वर्किंग पेपर लीक हुआ और उसमें बाकायदा ये जुमले लिखे हुए हैं कि कोविड के आने से पहले ही पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो तबाह हो गई थी या खराब थी। यही मैं कहता हूँ कि एक एक चीज, ये हमें कहते हैं ये बेईमान थे, ये चोर थे, ये डाकू थे। 5 साल के अरसे में कोई बंदा भी चोर डाकू आर्टिफिशियल तौर पे चीजें नहीं रख सकता। हमारे GDP देखे 5.8 थी, आप रेवेन्यू देखे तो 4000 पे पहुंचा हुआ था, 1700 या 1800 रुपये में मिला था।
स्टॉक एक्सचेंज देखे, रिजर्व्स देखे 23 अरब रुपए के थे, 23 अरब डॉलर के, कोई चीज भी देखे, हम इंडिकेटर्स देखे, लोग खुशहाल थे, लोगों को मुलाजमतें मिल रही थी। जो 24 घंटे जो फैक्ट्रियां बंद थी 18 घंटे लोड शेडिंग की वजह से, वो 24 घंटे चलनी शुरू हो गई। गैस हमने लाई वार फुटिंग पे, और उस गैस लाने से ये है कि जो गैस लाया उसको अंदर दे दिया। अच्छा, और वो तो आप ये जो कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, 2 साल दे दिए, तो अब क्या करेंगे? सवाल तो ये ना, आप क्या करेंगे? चौधरी साहब तो अग्री करें कि इन चीजों पर तहरीक चलानी पड़ती है। हमें देखिए, आप भी साथ देंगे इस चीज पे? हम हैंडीकैप्ड हैं कोरोना की वजह से, लेकिन इसके बावजूद कोरोना अब लोगों को तो मरने नहीं देना हमने, तो अब एपीसी हो रही है, देखिए किस वक्त होती है। शहबाज साहब जरा थोड़ा समझ जाएं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक तो फिर आप देखेंगे। राइट, अब्बासी साहब बिल्कुल सही है। मुफ्ती साहब के होते हुए हेल्थ के वजीर थे, एक अद्वियात का एक स्कैंडल आया, कीमतें बढ़ाई गई, वो चीज़ हमारे सामने है। आप लोगों ने कहा अद्वियात की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, आप वो बढ़ाने जा रहे हैं। चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी, चीनी की कीमत बढ़ गई। आटे की कीमत नहीं बढ़ेगी, आटे की कीमत बढ़ गई। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारी कैबिनेट में सारा अफसर तारड़ हमारी मिनिस्टर थी हेल्थ की, इनके तो वजीर ही कोई नहीं है ना, वो सारे पैसे ने रखे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ने महकमे मिनिस्ट्रियाँ। वो कोई 8 दफा समरी आई कि कोई 10% कुछ चीज़ों की उन्होंने कोई कंपैरिजन ऐसा किया कि 10% वो बढ़ा दे। कुछ दवाइयाँ थी, उसकी लिस्ट थी, हर वक्त हमने उसको रिजेक्ट किया, टर्न डाउन किया। अच्छा, तो ये तो मुझे समझ नहीं आती कि ना वहाँ कोई पीएमडीसी है, ना वहाँ कोई सिस्टम है। ओके, चले अब्बासी साहब, चले मैं जवाब जरा ले लूँ। अब्बासी साहब, जो चीजें आप लोगों ने कही नहीं होगा, वो क्यों कर रहे हैं, जिनसे अवाम डायरेक्टली जो है उन पर बोझ पड़ रहा है? पहले तो सादिया दवाइयों की बात कर रहे हैं, रान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने 2 दफ़ा टर्न डाउन किया, लेकिन आखिरी दफ़ा शायद खाकान साहब की जो वज़ीर आज़म के दौर में उनकी कैबिनेट में इन्होंने वो समरी अप्रूव की। वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई मेरा ख्याल है 350 दवाइयों की कंपनियों को बंद होने से बचने के लिए इनके दौर से प्रपोजल चल रही थी कि वो ड्रग्स की कंपनियां डाइंग थी, या उनकी वो हार्डशिप केस था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके किया था, और बाद में शायद खाकान कैबिनेट ने भी उनको ओके किया था। उनकी दवाइयों की बात है। बाकी जो आपने बात की कि जो एक्शन लेते हैं, मुझे ये दोनों बता दें कि 35 साल से शुगर का ये कार्टेल एग्जिस्ट कर रहा है। आधा उसमें शेयर जरदारी साहब का, ओमनी साहब का, मियां नवाज शरीफ साहब का, ठीक है, उसमें जहांगीर तरीन साहब की और खुसरो बख्तियार की भी थी। इन्होंने 35 साल में ये माफिया के साथ मिलके कोई एक इंक्वायरी रिपोर्ट आने दी। ये कहते हैं कि जी उस वक्त हम चोर डाकू थे, हमने मैनेज किया था। भाई आप मुल्क को डूब रहा था, जब जहाज डूबना शुरू होता है तो शुरू में एहसास नहीं होता, आपने दर्जा बदर्जा डुबोया। हमने क्या किया कोविड से पहले? कोविड से पहले आज जहांगीर तरीन साहब किधर हैं, खुसरो बख्तियार साहब किधर हैं? जहांगीर तरीन साहब को किसी अदालत ने नहीं बुलाया। आप पहले इनसे पूछें, ये तहरीक चला रहे हैं, क्या मियां साहब वापस आएंगे या लंदन की सड़कों पे आवाखोरी करते रहेंगे जो यहाँ से ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में मेरे सामने थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मेरा सवाल जो है ना अवाम से रिलेटेड है। अवाम के लिए आटा महंगा है, चीनी महंगी है। अवाम जो है अभी मियां साहब को नहीं याद करी, फिलहाल वो ये देख रही है कि भाई रोज का आटा जो चीनी है वो बड़ी महंगी महंगी हो जाएंगी, तो फिर अवाम का बनेगा क्या? मियां साहब हैं सादिया, ये मियां साहब का ही किया जा रहा है। जो उन्होंने कर्जे लिए, जितने मंसूबे लगाए, उस मंसूबों की कमिश्नें जाती रही। आज जहाँ मियां साहब रह रहे हैं, ये घर आपका और मेरा है, हमारे पैसे। ये जहाँ मियां साहब अब तशरीफ फरमाए जिस घर में, ये आपके हमारे पैसों के कमीशन का है, क्योंकि अदालत में उन्होंने कतरी खत दिया था, कोई सबूत नहीं था। तो जो रह रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को डुबोया है। ये जब हमने कोविड से पहले आपका 20 अरब डॉलर का इनकी हुकूमत का करंट अकाउंट का खसारा 70% कम किया, 3 अरब पे आ गया। स्टॉक मार्केट इस वक्त दुनिया की तीसरे नंबर पे वो तेज ग्रो कर रही है। टैक्स कलेक्शन हमारी कोविड से पहले 17% ज्यादा थी। सादिया, सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे। आपको ब्लूमबर्ग ने, आपको IMF ने पॉजिटिव करार दिया था। हाँ, कोरोना आया, उसकी वजह से पूरी दुनिया की
ग्लोबल इकोनॉमी मेरा सवाल 4 बड़ा से 5% सिंपल मनफी है। गई। आप जो कह रहे हैं, चले मान लिया सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े मुस्बत थे, बड़े पॉजिटिव थे, कोरोना आ गया, कोरोना ने मईशत तबाह कर दी, आपका मैं ये आर्गुमेंट चले एक लम्हे को मान लेती हूँ, लेकिन अभी शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद भी जो कहा गया, अदालत में भी जिसका बड़ा तस्करा हुआ, क्यों फिर चीनी की कीमत बढ़ रही है। आपके खुद फूड सिक्योरिटी के वजीर फखर इमाम कहते हैं कि इतनी गंदुम थी, कहाँ चली गई, गंदुम की कीमत, आटे की कीमत बढ़ा रहे हैं, क्यों? ये तो आज की बात मैं कर रही हूं। मुझे पहले चीनी का जवाब देने दें, पहले चीनी का जवाब देने दें, फिर गंदुम पे आता हूं। जहां तक मैंने बात की, आपने मेरा पूरा पॉइंट शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका कि 35 साल में लूट मार चलती रही, किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं की। अब कमीशन बना, इंक्वायरी हुई, हुकूमत ने अपना काम कर दिया, इदारों को अपना अपना काम करना है। अब सब इदारे एक्शन लेंगे इंशाअल्लाह, हमारे और इनके जिन्होंने इस कौम को लूटा है उनका हिसाब आएगा। ये अब आप 35 साल का गन आप 35 दिनों में साफ कराना चाहते हैं। अब आपने बात की वजीर की, तो वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा, मरकज गंदम दे रहा है, सूबे सिंध वाले गायब कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कंट्रोल नहीं है, पंजाब और सिंध में अगर कंट्रोल नहीं है तो यही तो 18वीं तरमीम के फायदे हैं। इनके वजीर आला साहिबान जो है वो उनको परवाह कोई नहीं है। चौधरी साहब ने अभी आटे की बात की, मैं इनको चैलेंज करता हूं चौधरी साहब, पंजाब में आटा 860 रुपए का है, 680 रुपए का है, 860 रुपए का है। आप पता नहीं कितना का बताई जा रहे हैं। आप जो फिगर दे रहे हैं 1100 वो सिंध में है, पंजाब में नहीं। चौधरी साहब आपको जवाब मिला, ये जो सवाल थे आपको जवाब मिला कि क्यों महंगाई हुई। ये साथिया ने अपने इंट्रो में कहा, सिंध में एक तो माफिया है, ऊपर से सिंध की गवर्नमेंट 18वीं तरमीम का फायदा उठाते हुए एक करके इनकी गंदम की बोरियों में मिट्टी रखी हुई थी। आटा मिल रहा, आप क्या देखे ना, इनकी गंदम की करके बात कर रहे हैं, इस तरह किसी का आर्गुमेंट समझ में नहीं आएगा। चौधरी साहब को बात करने दें, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। चौधरी मंजूर साहब, मेरी बारी है, मैं बात कर लूं। साथिया मेरी बारी है, मैं बात तो पूरी कर लूं। चैलेंज दिया ना, मैं कह रहा हूं कि जो वजीर सुने ना, मैं पूरी बात कर लूं फिर जवाब दें। जो वफाकी वजीर ने बात की है वो सूबों की महकमा खुराक की बात की है कि इनका तो पिछले दिनों में आपको पता ना अरबों रुपए की गंदम से मिट्टी की बोरियां निकली थी। तो ये दोनों तरफ हैं, ये हुकूमत की तरफ भी यही है और मिलें भी इनकी है सिंध में। तो ये जब सिंध में क्राइसिस आएगा तो जरा पूरे मुल्क में क्राइसिस आएगा। आप ये जवाब चलें सर, आपने भी तो पंजाब में वो जो वजीर खुराक थे उनको भी स्केप गोट कहते हैं बना दिया। 860 रुपए का आटा मिल रहा है। चौधरी साहब आपसे जवाब लेती हूँ जरा, ब्रेक से वापस आके सर। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। चौधरी साहब, आपका जवाब रह गया था, आपने अब्बासी साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा मियाँ साहब जो बाहर बैठे हैं ये उनकी बदौलत हो रहा है, 35 साल जो कुछ किया अब 35 दिनों में कैसे साफ कर दें, वो कह रहे हैं। नहीं देखिए, ये खुद 100 दिनों में ठीक करने आए थे और फिर इमरान खान ने कहा था कि 6 महीने मुझे दे दें, 6 महीने बाद इस मुल्क में जो कुछ भी होगा वो जिम्मेदार होगा, मैं जिम्मेदार होऊंगा, कोई और नहीं होगा। अब ये भाग रहे हैं, अपने सारे झूठे वादे किए हुए थे। दूसरी बात ये है कि मेरा भाई सदाकत अली अब्बासी जिस प्रोग्राम में हो वहां पर ज्यादा संजीदा बात नहीं होती, मैंने 1-2 संजीदा बातें भी करनी है। आपने अपने इंट्रो में क्यों झूठ बोला है कि लाहौर में आटा जो है वो 68 रुपए किलो बिक रहा है? मेरी भी इतला यही है और वो मेरा ख्याल है वो दुरुस्त नहीं फरमा रहे। दरअसल बुनियादी पर जो आटा है ना वो 860 नहीं बल्कि 680 रुपए मिल रहा है। 67 रुपीज बात तो सुन पर केजी। 600 बात तो सुन ले, 680 रुपए मिल रहा है, लेकिन 20 किलो का नहीं 10 किलो का मिल रहा है वो 680 का। तो इसलिए मैं उनकी हमायत कर रहा हूँ, वो जरा दोबारा कीमतें चेक करें। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि देखिए, इन्होंने ये बातें रोज ऐसी करनी होती हैं, कोई बात करने की है नहीं, ना महंगाई, कोई चीज कंट्रोल नहीं है। ये मुल्क ऑटो पायलट पे है, वो खुद चला जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दूसरी मेरी गुजारिश यह है कि देखिए 2-3 चीजें हैं। एक कुलभूषण वाली बात आपने की थी, कुलभूषण का जो देखे ना, अगर आपने एक 60 दिन खुफिया रखते हैं, कानून क्या कहता है कि आप फौरी तौर पर जो अगला अजलास होगा, जो भी ऑर्डिनेंस, पहले तो ऑर्डिनेंस को देख लें कि वो ऑर्डिनेंस जारी होता है कैबिनेट की, क्या कैबिनेट के इल्म में, नहीं इल्म में, प्रेसिडेंट खुद से कर नहीं सकता। और फिर अगर आपने जारी कर दिया तो आपको फौरी तौर पर जो पहला अजलास उसमें ले करना है, आपने ले क्यों नहीं किया? ये खुफिया क्यों कर रहे हैं? और अगर ये पीपल्स पार्टी ने किया होता तो
तो अब तक हमारे ऊपर तो ठप्पा लग चुका होता गद्दारी का, इन्हें पता नहीं 7 खून माफ है। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि सिंथिया रिची ने अपना जवाब जमा कराया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उसने कहा जी कि मैं काम करती हूँ केपी में। मैं समझता हूँ चलो केपी को तो छोड़े, इनकी तो क्या हैसियत क्या है, चूंकि हमने रेत की बोरियों से थोड़ा लड़ना है। हम तो उनसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी पोजीशन वाजे करें, जो उसने बदतमीजी की थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के मुताल्लिक, आप अपनी पोजीशन वाजे करें। सो इसलिए इनको अपनी पोजीशन, और जिस तरह से हम हुकूमत को कहते हैं कि वो वाजे करे, एहसानुल्लाह एहसान पे अपनी पोजीशन वाजे करे। ये संजीदा इश्यूज है जिसने थ्रेट किया है बिलावल साहब, तो ये अपनी पोजीशन वाजे करे। रही बात ये कि हम फारग हो गए हैं, ये हो गया है, हमें फारग करते करते अयूब खान फारग हो गया, याहिया खान फारग हो गया, ज़ियाउल हक फारग हो गया, कई और फारग हो गए, मुशर्रफ फारग हो गया, हम इधर ही हैं। और काफ लीग फारग होगी, शौकत अजीज फारग हो गया, और ये आप फारग करने आ गए। हर कोई एक नया हमारे सामने रख देते हैं, बनाकर तैयार करके एक घोड़ा रख देते हैं, और वो बढ़के मारना शुरू हो जाता है। वो फिर चले जाते हैं, कोई नया फिर तलाश करना पड़ता है। सो हमारा ये इश्यू नहीं है, हमारी इनसे क्या लड़ाई हो सकती है, हमारी इनसे कोई मुखासमत नहीं है। हमारा इशू उनसे है जो ऐसी चीजें बनाते हैं। ये जो मामला है, बाकी तमाम चीज़ें हम कह रहे हैं कि जी चीनी की कीमत, गंदम की कीमत में इजाफे की बदौलत ऑब्वियसली आटे की जो कीमत है वो बढ़ती चली जा रही है, अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब एक और बोझ जो है जो अवाम पर डाला जा रहा है वो PTV की जो लाइसेंस फीस हर बिजली के बिल के अंदर 35 रुपये लग कर आती थी। अब किसी के घर टीवी है नहीं है, वो 35 रुपये बिजली के बिल में बहरहाल जाते ही जाते थे, अब उसको बढ़ाकर 100 रुपए करने का फैसला किया गया। अब्बासी साहब, जब 35 रुपए कटते थे तो आपने कहा कि जी 10 अरब रुपए साल का नुकसान हो रहा है अवाम का, आपने अदालत जाना था, आपने तो 100 रुपए फीस कर दी। जी सादिया, आपने शायद उस तकरीर का जो भी आपने मतलब निकाला वजीर आजम का, वो उस 10 अरब की बात कर रहे हैं, वो जाता कहाँ है? वो 10 अरब लेने की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में BBC भी अल्फाज एज इट इज सुनाए। नहीं, मैं अगर मुझे जवाब, मैंने सुना ना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ ना, मुझे जवाब देने दे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या बात है। मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो 10 अरब कलेक्ट होता है वो जाता कहाँ है उसकी बात है। उस वक्त BBC किसी ऑपोजिशन की शक्ल, अपना PTV किसी ऑपोजिशन की शक्ल नहीं दिखाता था। आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये जो पैसा है वो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त उस पैसे के ट्रांसपेरेंट यूज की बात कर रहे थे। बाकी ये अगर PTV पैसे बढ़ा रहा है तो ज़ाहिर है PTV के बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जहां पे और चैनल नहीं जाते, आपने इतलात पहुंचानी होती हैं। तो वो जो अब तकरीर है वो किसी और बात पे है, पैसे ये BBC भी लेता है, PTV भी लेता है, वो तकरीर किसी और बात पे। ठीक है सर, आपने समझा दिया मुझे। मैं राना साहब वो कह रहे हैं वो पैसा 10 अरब जाता किधर था, वो एतराज था। अब ये जब 100 रुपए लेंगे तो फिर पैसा जहाँ जाएगा वो भी PTI को पता है। सदाकत अब्बासी साहब प्ले कर ले, PTV अब एक बहुत इंडिपेंडेंट हो गया। उस वक्त PTV हमारे जलसे नहीं दिखाता, उन्हीं के अल्फाज सुनाए। अभी भी तो ऑपोजिशन कहती है तकरीरें नहीं कट होती। राना साहब, वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो 10 अरब कहाँ जाता है? राना साहब वो कह रहे हैं अब पैसा PTV 10 अरब कहाँ जाता है? चलें, अब 100 रुपया जब लेंगे तो वो कह रहे हैं नजर आएगा कहाँ जा रहा है पैसा। राना साहब, वो आपके इस वक्त 8 चैनल चल रहे हैं और उन जगहों पे जहाँ पे प्राइवेट चैनल नहीं है वहाँ पे सरकारी मालूमात, रियासत की मालूमात, हुकूमत की मालूमात जाती है। ये सारे कमर्शियल एवेन्यूज नहीं है। सर आ गया आपका मौकफ, आ गया आ गया मौकफ। राना साहब फरमाइए। ट्रांसमिशन नहीं जाती। सादिया, मैं सादिक अब्बासी साहब को 100 नंबर देता हूँ कि इतना ज्यादा केस, इतना मेरा मतलब है अपने जेल से इख्तरा, और ये वो बड़ा स्मार्ट अब वकील है, बड़ा पता नहीं क्या क्या, लेकिन उस बेचारे को राना साहब वजीर तो मैं राना साहब मेरी बात सुन ले, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये असद उमर खड़े कहता था ये पेट्रोल पे जो लेवी लगती है, टैक्स लगता है 34 रुपए, हम आएंगे ये असम्बली में। मैं यार मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपने सुना ही गलत है। और राना साहब सिफारिश करोगे कि सदाकत अब्बासी ने वजीर बनाया जाए?
मैं ना प्राइम मिनिस्टर बाजा नासी सर आप सिफारिश करें अब्बासी साहब की। आई हैव टू वाइंड अप है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। चौधरी साहब, राना साहब और अब्बासी साहब तीनों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।